नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी प्राइम। हम मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी में एक सबसे बड़ा सपना होता है अपना खुद का एक घर होना। लेकिन आज के समय में घर खरीदना जितना आसान दिखता है, पैसे के मामले में उतना ही उलझा हुआ है। इंटरनेट पर कुछ लोग कहते हैं घर मत खरीदिए, किराए पर रहिए और पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जब एक आम आदमी 20 साल के लिए होम लोन लेता है, तो वो घर की कीमत से ज्यादा ब्याज तो बैंक को दे देता है। तो आखिर सच क्या है? क्या आज के दौर में घर खरीदना समझदारी है या फिर ये कोई एक फाइनेंशियल बोझ है? डाउन पेमेंट का इंतजाम कैसे करें और लोन को जल्दी चुकाकर लाखों रुपए कैसे बचाएं? आज आपकी जेब से जुड़े इन्हीं सभी सीधे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस शो में खास बातचीत के लिए बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मुंगा सर मौजूद हैं। अतुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। Thank you, Priyanka ji, for calling me on the show. सर, सबसे पहले सवाल आता है डाउन पेमेंट को लेकर कि डाउन पेमेंट की प्लानिंग कैसे करें। अगर एक उदाहरण से मैं ये जानना पसंद करूं कि अगर कोई एक युवा है, वो 5 साल के बाद 50 लाख का एक घर लेना चाहता है, तो उसे आज से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? क्या उसे अपना जो पैसा है सेविंग्स का, उसको एफडी में रखना चाहिए या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए? Okay. देखिए, जनरली डाउन पेमेंट का एक रूल है कि यू शुड हैव अबाउट 20% जो भी घर खरीदना है उसका अमाउंट एज डाउन पेमेंट। बैंक भी आपको 70-80% तक लोन देते हैं आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का, तो 20% रिक्वायरमेंट होती है। जनरली आपके पेमेंट होरिजन पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 से 3 साल में घर खरीदने की सोच रहे हैं या 5 साल में सोच रहे हैं, तो वो अलग मेथड पे अलग तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन हो और ऑन डिमांड आपको पैसा मिल सके। तो अगर आपको 2 से 3 साल में घर लेना है तो एफडीज बेटर है, आर्बिट्राज फंड बेटर है, जिसके अंदर आपको एग्जिट लोड नहीं लगते हैं कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होरिजन है, जैसे आपने पूछा 5 साल, तो आप लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा कि वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन अ वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंडेंट हो। आपने एसआईपी का भी पूछा। एसआईपी में देखिए एक एवरेज आउट वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म क्रिएट होती है। तो ऑन अ हॉरिजन ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स शायद ऐसे उतना रिटर्न ना आए। या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में आपका पैसा उस समय उतना ना हो जो आपको रिटर्न चाहिए हो। तो बेस्ट यही है कि जहाँ पे आपको एश्योर्ड है कि रिटर्न आपको मिलेगा ही, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए एफडीज बढ़िया है, आर्बिट्राज फंड बढ़िया है। एंड 5 साल के हॉरिजन के लिए लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर सर, अगर हम आज देखें तो सोशल मीडिया पे एक बहुत थ्योरी चल रही है कि घर मत खरीदिए, किराए पर रहिए और अपना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लगा दीजिए। पर एक होम लोन कंपनी के फाउंडर होने के नाते आप इस कैलकुलेशन को कैसे देखते हैं? क्या सच में आज के वक्त में भी वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से हमें रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए? तो देखिए, इसमें ना दो पर्सपेक्टिव है। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ, ऑब्वियसली आप एसआईपी रिटर्न को अगर होम की वैल्यू से गेन पे आप देखेंगे तो शायद मैच ना करे। बट आपको इस तरीके से देखना है कि व्हेन यू आर टेकिंग अ होम लोन, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट रिटर्न, आप सोच रहे हैं लेवरेज के बारे में। आज आप 20% इन्वेस्ट करके उसका 100% का वैल्यू ले पा रहे हैं, दैट उस लेवरेज की वैल्यू है। सेकेंडली, रिगार्डिंग की रेंटिंग वर्सेज बाइंग, ये तो हमें बहुत पुराना डिबेट है। देखिए, घर एक इमोशनल डिसीजन होता है। नॉट एवरीथिंग इज फाइनेंशियली यू डू इन योर लाइफ। पहले भी एक बार एग्जांपल मैंने कहीं दिया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को एक ओल्ड एज होम में भेज देंगे तो फाइनेंशियली आपका ज्यादा पैसा बचेगा, बट विल यू डू दैट? इट्स अ नो। इमोशनल डिसीजन। अपना घर होता है। एक किराए के घर में आप अपना घर नहीं बना सकते। लाइक यू वांट टू हैव योर, सपोज ये नियॉन पेंटेड वॉल्स इन योर हाउस, कैन यू डू इट इन अ रेंटल हाउस? नो, यू कैन नॉट डू। तो इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन। एंड एक और चीज है ना, घर एक स्टेबिलिटी देता है। आप एक सिंपल चीज सोचिए, जैसे कोविड हुआ था या कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि यू डोंट हैव जॉब, आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है। घर होगा तो एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी है, एक शेल्टर है। बट जी। अगर इनकम रही तो आप रेंट कहाँ से देंगे? तो टेक्निकली आपकी इनकम भी गई और आप सड़क पे भी आ गए। तो आप सिक्योरिटी वाला एंगल भी देखेंगे, आप इमोशनल एंगल भी देखेंगे, आप लेवरेज का भी एंगल देखेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर। अगर आप एक अर्ली प्रोफेशनल है अपने करियर में, रेंटिंग इज गुड बिकॉज आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, सिटी चेंज हो सकती है। एट दैट टाइम इट्स अ गुड डिसीजन। बट एट अ पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू आर स्टेबल, आपको अपने लिए अपना एक घर बनाना है, एक सेफ्टी सिक्योरिटी नेट बनाना है, तो buying the house is a better decision because it gives you that stability.
जब होम लोन की बात आ रही होती है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 20 साल के लिए होम लोन लिया है, तो वो 20 साल में जितना इंटरेस्ट देता है, तो वो बैंक को एक बहुत बड़ी राशि दे चुका होता है। पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के नज़रिए से जानूँ, तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि क्या जो व्यक्ति है, उसे हर साल मिलने जो भी उस कंपनी से बोनस मिल रहा है, उसे लोन का प्रीपेमेंट करना चाहिए, या फिर उसे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि लोन के ब्याज से ज़्यादा रिटर्न मिल सके? अगेन मैथमेटिकली आपको ज्यादा रिटर्न कहीं और मिल जाएगा, बट एक जो हाइजीन बेसिस पे लोग बोलते हैं वो ये बोलता है आपको आपको अपनी लाइबिलिटीज पहले क्लियर करनी चाहिए। अगर आपको एक सिंपल रूल लोग फॉलो करते हैं मार्केट में, दैट हर साल अगर आप अपनी एक ईएमआई भी प्रीपे कर देंगे तो आपका हम्म। लोन कई साल कम हो जाएगा। तो टेक्निकली अच्छा। पहले आपका एम ये होना चाहिए कि मैं अपनी लाइबिलिटी क्लियर करूं, रिटर्न आप जी। उसके बाद सोचेंगे। बट इफ यू आर अ गुड फाइनेंशियल प्लानर, कि आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ध्यान से रोज का अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको मैं अच्छे तरीके से मतलब कि प्लान कर सकता हूँ, तो उस केस हम्म। में यू कैन डू इट। बट आप सोचिए ना, पर्सन इज वर्किंग इन अ कंपनी और इन अ जॉब, उसके पास शायद इतना टाइम ना हो कि इतना माइन्यूटली अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करे। सो द फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट इज टू क्लियर द लाइबिलिटीज एंड देन सोचे कि रिटर्न क्या कमाना है। अब सर आईटीआर फाइलिंग का टाइम आ चुका है, तकरीबन लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, और ऐसे में हम होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में अगर जिक्र ना करें तो ये तो गलत ही होगा। तो अभी भी लोग न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में काफी कंफ्यूज हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम से उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप सर प्लीज इस पे रोशनी डालिए कि कहाँ होम लोन में ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखिए, न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम ये तो कोई सीए ही बेटर बता पाएगा आपकी इनकम के बेसिस पे, बट हाँ, न्यू रिजीम में आपको टैक्स बेनिफिट उतने नहीं मिलते जितने ओल्ड में मिलते हैं बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे होम लोन के अंदर आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 2 लाख तक आपको हम्म। रिबेट आप ले सकते हैं, और जी। प्रिंसिपल पेमेंट का 1.5 लाख। बट अगर आपने मान लीजिए आपके साथ आपकी वाइफ को बोरोर है या हस्बैंड को बोरोर है, तो दोनों इतने बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइडली ये 2 लाख का 4 लाख हो जाता है, तो दोनों को बेनिफिट मिलता है। बिकॉज ऑब्वियसली पूरे साल के पीरियड में आप जो ईएमआई दे रहे हैं उसमें उतना इंटरेस्ट पे हम्म। करते हैं आप, और उतना प्रिंसिपल रिफंड करते हैं। तो टैक्स बेनिफिट ओल्ड रिजीम में है इस चीज के, होम लोन के। एंड और अगर आप अफोर्डेबल की कैटेगरी में है, मतलब आप अफोर्डेबल वाला घर ले रहे हैं उसके ऊपर होम लोन ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये 2 लाख का अमाउंट और बढ़ जाता है, 1.5 लाख का अमाउंट और बढ़ जाता है। एंड प्लस आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के भी बेनिफिट मिलते हैं, विच अगेन रिड्यूसेस योर टैक्स बर्डन। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। मतलब आज की डेट में अगर आप देखें, कई लोग हु कम्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म आल्सो, उनके पास पूरा पैसा है घर खरीदने का, दे स्टिल टेक अ होम लोन, बिकॉज उनको दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, कुछ टैक्स सेव होता है, एंड सेकेंडली एक घर की वेरिफिकेशन हो जाती है, प्रॉपर्टी के पेपर बैंक पूरा वेरीफाई कर देता है। तो इसलिए वो बेशक पूरा नहीं, पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू का 20-30% लोन ले लेते हैं कि ठीक है आराम से पे कर देंगे, लिक्विडिटी भी मैनेज हो जाएगी, प्लस हाइजीन चेक भी हो जाएगा पूरा प्रॉपर्टी का। क्योंकि इंडिया में स्टिल रियल एस्टेट में बहुत, मतलब आप देखिए, गलत सेलिंग होती है, तो वो सब क्लियर हो जाता है। सर जैसे कि मैं आपकी कंपनी की पूरी पोर्टफोलियो को देख रही थी, तो आपकी जो कंपनी है वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग पर पूरा फोकस करती है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न के हिसाब से इन शहरों में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे वहां रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी लाइफ सेविंग जो है वो सिक्योर रहे? टेक्निकली देखिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज में आजकल रियल एस्टेट बहुत बूम कर रहा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ जी। बिल्डर्स आल्सो हु आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट ओवर देयर। सो ऑब्वियसली इट्स अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, बट हर इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव चीजें भी आती हैं। तो बहुत ध्यान से, और रियल एस्टेट के केस में तो बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग यू कैन कीप एट होम। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपकी रीच है, जहाँ पे आप जाके एटलीस्ट साल में एक दो बार चेक कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। एंड ओवर लेवरेज ना करें कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी अगले 3 साल में एक्स अमाउंट का रिटर्न देगी और आप जबरदस्ती का लोन लेके बाय कर रहे हैं। हम्म। वो नहीं करना चाहिए। जितना आपके मतलब कि बजट आपको अलाउ करता है उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एज एन अपॉर्चुनिटी इन टियर 2 टियर 3 सिटीज। वहाँ पे रेंटल यील्ड भी ज्यादा है जो आपकी ईएमआई में भी हेल्प करता है। सो तो अगर मैं बोलूँ कि चीजें जो ध्यान में रखनी है, पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वेदर यू कैन मॉनिटर दैट प्रॉपर्टी और नॉट। एक पुरानी कहावत है ना कि रियल एस्टेट वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जो नजरों के सामने हो, आप देख सके, नहीं तो इंडिया में खोसला घोसला होता ही रहता है। तो यू हैव टू अवॉइड दैट। सेकेंडली, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ओवर लेवरेज नहीं कर रहे हैं सिर्फ रिटर्न के लालच में। तो अगर कोई डाउन साइकिल आया रियल एस्टेट का, तो पैसा फंस सकता है, आप शायद उतना रीपेमेंट ना कर पाए।
एंड थर्ड ऑब्वियसली इज कि एक अच्छे बिल्डर का या एक अच्छी सोसाइटी का ही अपार्टमेंट या फिर कोई लैंड आप लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में स्टिल अभी भी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है जितना टीयर 1 सिटी में है। तो कल को कोई उसमें लीगल झमेले में ना फंसे, तो इसलिए ट्राई टू बाय इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिल्डर और अ सेलर। पर अब अगर हम थोड़ा इमरजेंसी फंड की तरफ रुख करें तो पर्सनल फाइनेंस का एक सबसे बड़ा रूल यही है कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पर अगर जब कोई हाँ जी। व्यक्ति नया घर खरीद रहा होता है तो उसकी सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी होती है, तो एक होम लोन लेने से पहले, अपनी ईएमआई शुरू करने से पहले हमें अपना क्या बैकअप और इमरजेंसी फंड को लेकर के क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि अगर ले ऑफ वाला सिचुएशन हो जाए, जो कि आजकल में बहुत आम दिखने लग गया है, हमेशा समाचारों में रहता ही है वो, या फिर बीमारी के हालात में भी हमें लोन डिफॉल्ट ना होना पड़े। हाँ देखिए, वो तो है। देखिए, आपको इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए। अगर इवन इफ यू आर बाइंग प्रॉपर्टी, आप मे भी 6 महीने नहीं 3 महीने का कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा डाउन पेमेंट करना। बट कुछ ना कुछ लेवरेज बफर तो आपके पास हमेशा रहना ही चाहिए। एंड यही गलती कई लोग करते हैं कि टू बाय अ प्रॉपर्टी की लोन कम से कम लेना है, इसके लिए वो अपना जितना भी सेविंग्स होता है सारा ओन कॉन्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं। एंड देन कुछ भी मिसहैपनिंग हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो वो पूरा का पूरा एक डेट ट्रैप में फंस जाता है इंसान। तो इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि 6 महीने हैं, हाँ ठीक है। आप जब होम लोन ले रहे हैं, इमीडिएटली आप अपनी लिक्विडिटी थोड़ी कम करके उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट 3 महीने का तो मिनिमम आपको अपना रखना ही चाहिए इमरजेंसी फंड। अब अगर हम सिर्फ सेविंग्स की जिक्र करें तो होम लोन में सेविंग्स के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो जो घर है वो अपनी महिला या तो वो अपनी माता या तो वो अपनी पत्नी के नाम पर या उसको को एप्लीकेंट के रूप में खरीदता है, तो रजिस्ट्री जो फीस है उसका और होम लोन के इंटरेस्ट रेट पे वो कितनी सेविंग्स कर सकता है? इंटरेस्ट रेट पे अगर आप पूछेंगे तो देखिए, हर बैंक अबाउट 5 to 10 बिप्स का लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम कर देता है इफ देर इज अ वुमेन ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखेंगे तो अपने आपके लोन पे ओवर अ पीरियड ऑफ 11 to 12 ईयर्स या 15 ईयर्स का लोन है तो बहुत अच्छी सेविंग्स हो जाती है। सेकेंडली, होम लोन सिर्फ आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, उसके साथ एंसिलरी बहुत चार्जेस आते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज आता है, जीएसटी आता है, बहुत कुछ आता है। सो मोस्टली ऑलमोस्ट हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन चार्ज पे अबाउट 1 to 2% डिस्काउंट है इफ देर इज अ वुमेन ओनर ऑन द प्रॉपर्टी। तो अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद ले हैं तो 1 to 2% इज अबाउट 1 to 2 लाख रुपीज, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मतलब उतने का आप फर्नीचर ज्यादा ले सकते हैं घर में, या आप अपने डाउन पेमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो वुमेन ओनरशिप का फाइनेंशियल बेनिफिट तो है ही, प्लस साथ में एक और बेनिफिट है कि इट गिव्स सिक्योरिटी टू वुमेन। मींस वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन राइजिंग। तो आप अगर देखेंगे तो अगर एक वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उस एक स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म की आती है कि आपके पास कल को अगर इनकम का सोर्स नहीं है, आप घर को रेंट करके भी वहां से कुछ कमा सकते हैं, या फिर उसका जो एप्रिसिएशन आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। सो वुमेन ओनरशिप गवर्नमेंट भी पुश करते हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए women ownership is mandatory. So this is actually good if you're buying a property, that there should be a women co-borrower with you or a co-owner with you. अब सर एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग सवाल ये रहता है कि जब हम होम लोन लेने जाते हैं तो हम ऑब्वियसली 4 से 5 बैंकों का हमें इंटरेस्ट रेट देखते हैं और हम देखते हैं अच्छा जिस बैंक में हमको कम ईएमआई देनी पड़ रही है हम उस बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कई बार बाद में हमको पछतावा होता है कि नहीं हमको तो ये भारी पड़ गया कम ईएमआई जो है। तो ऐसे में किसी बैंक में सिर्फ इंटरेस्ट रेट के अलावा हमें और क्या-क्या चीजें चेक करनी चाहिए होम लोन अप्लाई करने से पहले? सो देखिए, हर बैंक की वेबसाइट पे एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको वो चेक करना चाहिए, क्योंकि होम लोन के बाद हर छोटी छोटी चीजों के लिए बैंक चार्ज करता है। सपोज आप क्योंकि अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रखते हैं या कोई एचएफसी या लेंडर के पास रखते हैं, तो आप मान लीजिए उसकी फोटोकॉपी चाहते हैं तो लेंडर आपको कुछ चार्ज करेगा। आप मान लीजिए अपना इंटरेस्ट बढ़ाना घटाना चाहते हैं ईएमआई को बेस्ड ऑन आपकी जैसे इनकम बढ़ रही है, उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं। तो ये पूरी चार्जेस की शीट वहां पे होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आपको वो देख लेना चाहिए। कई बैंक ऐसे हैं जिनका बहुत लीनियंट चार्ज है इसमें, कई इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, बिकॉज हर एक की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी है। सो दैट इज वन थिंग वी शुड चेक। सेकेंडली, एक जो अभी आपने बात बोली कि हर कोई लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देखता है, देखिए लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इज नॉट द राइट वे टू सी अ होम लोन। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि दो और फैक्टर आते हैं उसमें, एक आपको कितना लोन मिल रहा है एंड थर्डली किस टेन्योर के लिए मिल रहा है।
अगर आज आप एक यंग प्रोफेशनल है, जस्ट अपना करियर स्टार्ट किया है, आप चाहेंगे कि आपको 30 साल का लोन मिले ताकि आपकी ईएमआई कम रहे, बेशक इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपना टेन्योर कम ज्यादा करा सकते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं लगते होम लोन के लिए। तो बिल्कुल। आपको खाली ये नहीं देखना है कि अगर कोई बैंक आपको मान लीजिए 7% पे लोन दे रहा है बट 5 साल के लिए दे रहा है, जिसमें आपका हम्म। ईएमआई अमाउंट ज्यादा है क्योंकि आपको 5 साल में हम्म। रिपे करना है, दूसरा बेशक आपको 7.5 में दे रहा है, 8 में दे रहा है, बट 30 ईयर्स के लिए दे रहा है, तो आपका ईएमआई ऑब्वियसली लेस होगा, तो आप अपने फाइनेंशियल इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो एक किसी को भी लोन लेने से पहले देखनी चाहिए। एंड जनरली ये इतनी कॉमन नहीं होती है या फिर इतना इजी नहीं होता है करना। दैट इज वाई मतलब बेसिक होम लोन एज अ कंपनी भी एग्जिस्ट। वेन एवर समवन कम्स टू अस, हम्म। हम एक एडवाइजर हम्म। प्रोवाइड करते हैं जो आपके साथ बैठ के यही पूरी मैथ्स करके पूरा आपको समझाता है कि आपके लिए बेस्ट लोन कौन सा है। अदरवाइज अगर हमारे को मतलब कि सबसे चीपेस्ट लोन लेना होता तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम हम्म। शायद एक ही बैंक से टाइप करते हैं जो सबसे सस्ता लोन दे रहा है। इट इज नॉट द राइट थिंग। एंड एक और हम्म। एंगल देखिए ना, सपोज आज आप एक घर खरीद रहे हैं विच इज से 1 BHK और 2 BHK, बट दूसरा बैंक आपको थोड़ा लोन ज्यादा दे रहा है दैट यू कैन बाय अ 3 BHK, और आपकी ईएमआई हम्म। उसी प्रोपोर्शन में मान लीजिए 5-6 हजार रुपए बढ़ रही है महीने की। इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज नहीं तो कभी ना कभी आपको बड़ा घर लेना पड़ेगा, आपकी फैमिली बढ़ेगी, यू हम्म। विल नीड मोर रूम्स इन योर हाउस। सो वो सब कंसिडरेशन कैसे करें, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, वो सब पूरा देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है मुझे लोन कहाँ से लेना चाहिए। इंटरेस्ट रेट के अलावा एक और आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट। तो सर हाँ जी, ये इसको लेकर के आप एक बार बताइए कि एक्चुअल में फिक्स्ड इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट बेनिफिशियल है, क्या है ये? देखिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, उस पर लोन मिल गया एज इट इज बाय द नेम। अब वो कम ज्यादा नहीं हो सकता है। फ्लोटिंग में क्या है कि जैसे जैसे रिपो रेट चेंज होगा तो ये रेट ऊपर नीचे जाएगा। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं या बैलेंस ट्रांसफर करते हैं किसी और बैंक में तो कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते, बट जी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये चार्जेस 2 से 4% हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए आज आपका फिक्स और फ्लोटिंग दोनों पे होम लोन 8% पे चल रहा है और रेट गिर गए, तो आप हम्म। चाहेंगे कि आपका रेट 7.5 पे है और आपका बैंक नहीं करता है, देन यू कैन मूव आउट टू अ न्यू बैंक। बट ये फिक्स में जब आप करने जाएंगे तो आपको 2 से 4% एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो इसलिए फिक्स से बेटर रहता है फ्लोटिंग। इट इज लिंक टू द पॉलिसी रेट्स। जैसे जैसे गवर्नमेंट अपने रेट्स कंट्रोल करती है आपका रेट अप एंड डाउन जाता है। एंड एक और उसमें बेनिफिट होता है, सपोज आज आप पहली बार लोन ले रहे हैं, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, मे बी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपका इनकम भी हम्म। कम है, बट आज से 4 साल 5 साल के बाद आपका भी सैलरी बढ़ेगा, आपका भी एक हम्म। क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा। सो यू कैन एक्चुअली पोर्ट योर लोन टू अ न्यू लेंडर जहां पे आपको कम लोन मिलता हो, बट फिक्स में आपको नहीं कर पाएंगे। फिक्स अच्छा जी। था कोविड के टाइम पे जब रेट आप मतलब कि हिस्टोरिकली लो थे, कि आपने एक बारी 6.5% का रेट फिक्स कर दिया कि इससे नीचे तो कभी जा ही नहीं सकता। तो उस टाइम के लिए वो ब्लैक स्वान इवेंट जो होते हैं तब आप सोच हम्म। सकते हैं, बट ऑन अ जनरल पर्पस बेसिस आई विल से कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द लेंडर। अब अगर हम सिविल स्कोर की बात करें, क्रेडिट स्कोर की बात करें, तो बहुत से लोग नहीं जानते कि एक अच्छा सिविल स्कोर जो है वो सीधे तौर पर उनकी जेब से जाने वाला जो ब्याज है उसको कम कर सकता है। तो सेविंग्स के नजरिए में लोन के अप्लाई करने से पहले कम से कम 1 साल पहले हमें कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना चाहिए? क्रेडिट स्कोर सुधारने का सबसे सिंपल तरीका है क्रेडिट कार्ड लेके सही टाइम पे पेमेंट कीजिए, 6-7 महीने बाद आप देखेंगे आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। बिकॉज एक 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 विल दिखती है। क्रेडिट स्कोर को चेक करने का मेन रीजन ये होता है कि आपकी इंटेंट चेक करना, वेदर यू विल रीपे ऑन टाइम और नॉट। क्रेडिट कार्ड आप लीजिए, टाइम पे कीजिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। एंड एक अगेन ये मिसकंसेप्शन है कि होम लोन में सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट आपकी जी। प्रॉपर्टी कैसी है इस पे भी मैटर करता है। सपोज आप एक अच्छा। डीएलएफ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर हम्म। आप पुरानी दिल्ली में कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें मान लीजिए जीपीओ रखा है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, देयर इज नो रजिस्ट्री, कोई लीगल हम्म। रिकोर्स नहीं है हम्म। उसमें, तो आपका रेट हम्म। ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ आपके सिविल स्कोर नहीं, आपकी प्रॉपर्टी के टाइप पे भी डिपेंड करेगा। तो हाँ, अच्छा। अगर प्रॉपर्टी सेम है देन सिविल हेल्प्स। एंड सिविल को अच्छा बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, महीने के एंड में पेमेंट कीजिए। या अगर आप छोटा मोटा कोई लोन लेके रीपे करते हैं टाइम पे तो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव। पर सर अब आप ये भी बता दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का खराब सिबिल स्कोर होता है तो उसके पूरे लैंड जो लोन टेन्योर है उसमें उसे कितना नुकसान हो सकता है? क्या ये नुकसान सिर्फ हजारों तक रहेगा या फिर लाखों तक पहुंच जाएगा? मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सोचिए कि आपका सिविल स्कोर इतना खराब है कि वो 400 500 600 पे पहुंचा हुआ है तो शायद आपको लोन ही ना मिले। बट अगर साढ़े जनरली
टिपिकल बैंक 650 से ऊपर पे लोन देते हैं। तो अगर आपका 650 700 के रेंज में सिविल स्कोर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 1 to 2% एक्स्ट्रा होगा। तो 1 करोड़ के लोन पे साल का ये लाख 2 लाख रुपया होता है, तो 15 साल के ओरिजिन में आप देख लीजिए ये 25 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए भी पहुंच सकता है। ऑन अ डिक्लाइनिंग बेसिस भी 15 20 लाख का तो लॉस होगा ही होगा। तो इसलिए सिविल स्कोर एक अच्छी हाइजीन है मेंटेन करना कि आपका स्कोर अच्छा हो। इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू। सब जब एक इन्वेस्टर जो है वो जब रियल एस्टेट में पैसा लगाता है तो वो उम्मीद करता है कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी, लेकिन अगर होम लोन का इंटरेस्ट जो रेट है वो 8.5 से 9% है, या फिर अगर टीयर 2 शहरों में प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो हर साल 6 से 7% सालाना दर के हिसाब से बढ़ रही होती है, तो क्या ये निवेश जो किया है प्रॉपर्टी में ये घाटे का सौदा तो नहीं हो रखा सर? देखिए अगेन इसमें दो आंसर है। पहला अगेन कि व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए, ठीक है, जी। तो इट्स अ इमोशनल डिसीजन। तो आप अपने एक सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं प्रॉपर्टी, देयर यू डोंट कंपेयर रिटर्न्स। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप 6% प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है हर साल। तो अगर आप सोचिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप उसमें साल भर में 6% बढ़ेगी तो 60,000 रुपए आपके बढ़े। बट आप जो लोन लेंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे वो 80 लैक्स का लेंगे, आपको मैक्सिमम 80 लैक्स का लोन मिलेगा। तो 80 लैक्स पे अगर आप मान लीजिए 8% भी रिटर्न, मतलब आपने 8.5% जैसे बोला 8.5% का भी इंटरेस्ट देते हैं, तो आपने 68,000 रुपीज का कुछ दिया, मतलब कि इंटरेस्ट तो 80,000 का है। बट ऑन अ डिक्लाइनिंग बेसिस जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता है 80 लैक्स से, ये डिफरेंस कम होने लग जाता है एंड इन लॉन्ग पीरियड यू विल एक्चुअली हैव अ बेनिफिट। इमीडिएटली इट माइट नॉट बी, बट इन लॉन्ग रन इट वुड बी। अच्छा, लेकिन अब अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव घर की, बिकॉज इसका ये काफी ज्यादा चल रहा है, वर्सेस में भी काफी रहता है, तो सेविंग्स के लिहाज से क्या अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज है या बिल्डर्स के जो आते हैं प्रोजेक्ट्स उसमें पैसा लगाना ज्यादा सही है, वो वहां से ज्यादा सेविंग्स हो सकती है, फिर रेडी टू मूव जो घर होता है वो लेना बेहतर है? देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि आपको एक साथ लोन नहीं लेना है, एक साथ आपको मतलब पेमेंट नहीं करनी है। आप शुरू में 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू लेके लोन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लेंडर्स आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में मोरेटोरियम भी देते हैं, या फिर मॉर्गेज लिंक काइंड की आपकी एक वो पॉलिसीज होती है उनकी कि आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो डेफर होता रहेगा। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको आपको लिक्विडिटी मैनेज करना आसान होता है कि आज आप कोई होम बुक करते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको 3 से 4 साल में मिलेगा। 3 से 4 साल में आप एक चीज बीच में इंक्लूड नहीं करते, वो ये है कि आपकी खुद की भी इनकम पोटेंशियल बढ़ेगी, आपकी सैलरी 3 से 4 साल आगे बढ़ जाएगी, तो यू विल बी एबल टू अफोर्ड दैट हाउस। और या रेडी टू मूव इन हाउस ऑब्वियसली इट्स डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, तो आपको इमीडिएटली पूरा लोन रीपे करना शुरू करना है, आपको इमीडिएटली डाउन पेमेंट पूरा देना है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से अंडर कंस्ट्रक्शन इज इजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है उसमें। उसमें थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि जैसे इंडिया में इन द पास्ट भी ये हुआ है कि कुछ बिल्डर डिलीवर नहीं कर पाते प्रोजेक्ट टाइम पे, तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि रेप्यूटेड बिल्डर से ही खरीदे, बिकॉज सम बिल्डर्स हैव हिस्ट्री की वो प्रोजेक्ट लंबे खिंच जाते हैं 5 साल 10 साल तक, तो आपका पैसा फंस जाता है। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर यू आर बाइंग इट फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स। अदरवाइज फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन हु इज सैलरीड, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज अ गुड वे टू बिल्ड अ हाउस। अब अगर हम बात करें लोन बैलेंस ट्रांसफर की, क्योंकि ये काफी चल रहा होता है कि आपका लोन बैलेंस ट्रांसफर, अगर लोन बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं तो आपके बहुत लाख रुपए बच जाएंगे, पर क्या सच में लोन बैलेंस ट्रांसफर कब करवाना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, और अगर हम लोन बैलेंस ट्रांसफर करवा भी रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजें चेक कर लेनी चाहिए? देखिए अगर आपको जैसे पहले हमने डिस्कस किया था फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप कभी भी बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं, आपको कोई हाँ चार्ज जी। नहीं लगते, आपको बस नए बैंक में एक प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ेगी। एक थंब रूल है कि जो प्रोसेसिंग फी आप पे करते हैं या जो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, जनरली आप अगर 20 से 25 महीने के बाद बैलेंस ट्रांसफर कराएं तो आपको बेटर रिजल्ट आता है, आपका मतलब सेविंग्स अच्छी खासी होगी। और 20 से 25 महीने जो कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो जाते हैं, आपका पुराने बैंक में भी एक रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, तो आपका क्रेडिट जी। स्कोर भी इंप्रूव होता है, आपका ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है नए बैंक के लिए। तो वो आपको एक अच्छा मतलब डिस्काउंट दे सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। करंटली अगर आपका 8.5% पे लोन चल रहा है, तो नया बैंक आपको 8% 8-10 पे भी दे सकता है। तो 40 to 50 बिप्स सेविंग्स एवरी ईयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी यू सेव ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10-15 ईयर्स।
सर आप क्योंकि आप तकरीबन मैं बोलूँ तो आप हज़ारों कस्टमर्स को कि आपकी जो कंपनी है वो लोन देती है, तो कई बार ऐसा सुना है और रिपोर्ट्स में भी कई बार बताया जाता है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर होते हैं, वो कई बार अपने बजट से बाहर निकल के कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कितनी बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है, जो कि फर्स्ट होम बायर करते हैं और उनको इन तरीके की मिस्टेक से कैसे बचना भी चाहिए? ये मिस्टेक है। लोग जनरली मतलब थोड़ी अपने जो क्या बोलूं डाउन पेमेंट अगर उनके पास होता है तो वो लोन ज्यादा ले लेते हैं। अगेन वो इमरजेंसी फंड को कंसीडर नहीं करते। यू शुड ऑलवेज बाय प्रॉपर्टी और बिल्ड योर हाउस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड प्रॉपर्टी लेडर। आप पहले जो आप जनरली एक रूल अगेन अगेन थंब रूल है कि आप अपनी इनकम का मंथली इनकम का 30 to 40% रखिए अपना ईएमआई अमाउंट। तो इट विल बी अ सेफ काइंड ऑफ लोन यू हैव टेकन। तो आप आज एक प्रॉपर्टी लेते हैं सपोज 1 BHK, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 years आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यू कैन सेल दैट प्रॉपर्टी, बाय अ बिगर प्रॉपर्टी, सो दैट ओवर अ हराइजन ऑफ मतलब नेक्स्ट 7 to 10 years आपको जो अपना हाउस खरीदना है आप खरीद सकेंगे। उससे आपके ऊपर एक्सेसिव फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा मंथली ईएमआई ज्यादा पे करने का। मतलब आई हैव सीन पीपल जो मतलब अबाउट 60 to 70% ऑफ देयर इनकम दे पुट इन ईएमआई, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। बैंक भी कभी कभी देख के कि हाँ कैश फ्लोज है दे देते हैं लोन, ओवर लेवरेजिंग हो जाती है। वी शुड अवॉइड दैट। एज अ थंब रूल अगेन 30 to 40% इज द मैक्स यू शुड कीप योर ईएमआई अमाउंट, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। सर अभी जब मैं इसी चीज की होम लोन से रिलेटेड जब मैं चीजें तैयार कर रही थी तो मैंने देखा था कि बेसिक का एक रिसर्च सर्वे रिपोर्ट आई है। तो पहले इस रिसर्च सर्वे रिपोर्ट के पीछे का आइडिया बताइए सर। इस रिपोर्ट का क्या आइडिया था? आइडिया सिंपल है कि अगर हम एक कंपनी बना रहे हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर। तो कस्टमर क्या चाह रहा है, उनके लिए हम कैसे लोन्स बेचें, किस टाइप की प्रॉपर्टीज लोग खरीद रहे हैं। इस तरह का कोई प्राइमरी डेटा हमें मिला नहीं, सो वी थॉट कि हम अपनी रिसर्च खुद कराते हैं। एंड अच्छा। गुड कंपनीज डू देयर ओन कस्टमर रिसर्च। तो हमने एक रिसर्च कराया कि हमारे कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, एंड वी गॉट सम गुड इनसाइट्स। जैसे वी फाउंड आउट कि मेजर प्रोपोर्शन ऑफ न्यू होम बायर्स आर जेनजीज। ऑब्वियसली अभी पॉपुलेशन जेनजी की उस फेज में है दैट दे विल बाय। बट द गुड थिंग वी फाउंड आउट वाज कि people are buying houses early in their life. Like when we started basic, तो उस समय the median age of our customer was around 36, 37, 38. So हमारे सर्वे से अभी around 30 to 33 आ रही है। तो people are buying houses early, so we know कि and most of these customers are digital savvy. उनको digital platform चाहिए, they don't want to go to branches, they don't want to follow up. So this means कि we have to invest a lot in technology. हमने अभी अपना एक AI bot भी बनाया जिसका नाम होमी है कि आप अगर जैसे नहीं चाहते किसी ह्यूमन बीइंग से बात करना, यू वांट टू डू योर ओन रिसर्च, आप हमारी वेबसाइट पे आइए, होमी के साथ इंटरेक्ट कीजिए। वो आपके रियल एस्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आपके होम लोन रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आपका लोन कहाँ से होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से प्री अप्रूव्ड है, वो सारे आंसर्स देता है। सो दैट आप अपनी एक बेसिक रिसर्च खुद कर सके। एंड देन व्हेन यू नीड अ एडवाइजर, हमारा एक एडवाइजर आपके पास आके आपका लोन करा देगा। सो आइडिया ऑफ द रिपोर्ट वाज सिंपल, टू नो आवर कस्टमर एंड टू बिल्ड आवर बिजनेस, आवर प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी अराउंड इट। तो सर ये कह सकते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी ने काफी इम्प्रूव किया है होम बाइंग एक्सपीरियंस को इस समय और आने वाले समय में भी वो होम बाइंग एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से इम्प्रूव करता रहेगा। हाँ जी, मेरे को ऐसा लगता है कि एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा रियल एस्टेट और होम लोन्स में, मॉर्गेज इंडस्ट्री या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओवरऑल में। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सब्जेक्टिविटी है। इसमें कोई चार्ट या टेबल देख के डिसाइड नहीं होता है कि आपको क्या लोन मिलेगा, कोई रूल इंजन नहीं बन सकता है। इसके अंदर एक ह्यूमन एनालिसिस करके बताता है कि आपको क्या लोन मिलेगा या आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब बेनिफिट ऑफ एआई इज कि वो एनालिसिस कंप्यूटर कर सकता है थ्रू एआई टूल्स। पहले जैसे अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज थी उसमें पीछे एक रूल इंजन बना होता था कि आप ये इनपुट दीजिए, उसके बेसिस पे रूल चलेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। बट एआई के अंदर आपको कोई रूल इंजन नहीं बनाना है, आप उसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा को देख के या अपनी पॉलिसी को देख के रिजल्ट दे सकते हैं, या तो एक ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सकता है एआई। तो इसलिए वो सब्जेक्टिविटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है एआई में। So AI will be very good for the digitization of real estate and mortgages sector in India or anywhere in the world. इसका मतलब है कि सर जो अब बायर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, और वो अपनी जो होम लोन जर्नी है वो ऑनलाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू वो बैंक के चक्कर काटना या फिर बाकी सारे ऑफलाइन प्रोसेस को फॉलो करना। हाँ, यही हमारी रिपोर्ट में आया कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर बाइंग प्रॉपर्टी दे वांट डिजिटल प्रोसेसेस।
आज की डेट में लोग 10 मिनट में हर चीज चाहते हैं, सबको ये चाहिए कि इमीडिएटली हो, तो व्हाई नॉट होम लोन्स? मैं क्यों किसी को 10 बैंक के अंदर जाके अप्लाई करके फिर घर बैठ के डिसाइड करना पड़े कि किसका लोन अच्छा है किसका बुरा है, अगर वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंस्टेंटली मिल सकता है? तो people want that kind of services, and people are now more tech savvy. People are able to understand technologies. They are able to use technologies. In fact, in tier 2, tier 3 cities also, tech penetration is increasing. So digitization is the theme for mortgages and real estate market. सर, इस शो का आखिरी सवाल सर यही रहेगा कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा गोल्डन रूल बताइए जिससे कि उनका होम लोन जो है वो उनके लिए बोझ ना बने और उनको एक अच्छा सिक्योर और बेहतरीन उनका एक इन्वेस्टमेंट बन जाए। गोल्डन रूल यही है कि आपको अपना ईएमआई ऐसा प्लान करना है कि इट शुड नॉट बिकम अ बर्डन। मतलब 30 जो बोला 30 to 40% ऑफ योर इनकम शुड बी योर ईएमआई अमाउंट। एंड सेकेंडली, एकदम बड़ा घर खरीदने से अच्छा है प्रॉपर्टी लेडर यूज कीजिए। पहले एक छोटा घर लीजिए, 3-4 साल में उसका अप्रिसिएशन होगा, आपका जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। यू कैन बाय अ बिगर हाउस, देन कीप ऑन डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 7 to 10 years। यू विल इवेंचुअली रीच योर गोल, और आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनेगा आपका होम लोन। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू हैव टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थे अतुल मुंगल सर, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया कि होम लोन और घर खरीदने का सही कैलकुलेशन क्या है। आज की बातचीत से एक तो बात साफ हो गई कि घर खरीदना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बस शर्त यही है कि आप अपनी फीलिंग्स में बह करके बजट से बाहर ना जाएं। अगर आप सही प्लानिंग, अच्छे सिविल स्कोर और स्मार्ट तरीके से लोन चुकाने की आदत डाल देते हैं तो आपका घर आपके लिए सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। उम्मीद है कि आज के इस शो में आप अपने होम लोन प्लानिंग को करने में ये शो आपको काफी मदद कर रहा है, और हमारे साथ इसी बातचीत से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी प्राइम। नमस्कार।